Hello everyone, I hope you all are doing well. So, in this lecture, I will cover a chapter cell, which is extremely important for everyone. Either you are preparing for UPSC examination as well as BPSC examination, right? So, even if you are preparing for UPPCS, then it is also useful for you. Okay, so let us start. Cell. First of all, I would like to highlight what is the cell, right? So cell is the structural and functional unit of life. ठीक है, तो I think it would be bilingual so that everyone can understand better. Okay, तो bilingual में रखेंगे ताकि हर किसी को समझ में आ जाए. ठीक है, यहाँ देखिए, सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है. क्लियर है? ये सभी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब, तो सबका बॉडी जो है ना सेल से बना होता है. ये चीज़ हर किसी को पता होना चाहिए. ठीक है, अब बात करेंगे सेल. ये जो है आपको स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ लाइफ टू इंडिपेंडेंटली सर्वाइव. ठीक है, तो ये चीज़ है एक तरह से कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सभी एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करती है. ठीक है, क्या करती है? सभी एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करती है. ये चीज़ है. ठीक है, अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल की. ठीक है, किसकी? डिस्कवरी ऑफ सेल की. एक मिनट. डिस्कवरी ऑफ सेल की. सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल. ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था 1665 के अंदर. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था 1665 में. पहली बार जो है सेल का डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया. ये आपको याद रखना है. उसने कॉर्क जैसे प्लांट मटेरियल का जो एक थिन स्लाइस होता है ना, थिन स्लाइस, और उसको जो है माइक्रोस्कोप में देखा और छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उसने क्या किया? नाम दिया. ठीक है, एक्चुअली क्या था? वो डेड सेल वॉल था. क्या था? डेड सेल वॉल था, जो कि एक तरह से कह सकते हैं नॉन लिविंग था. ठीक है, यानी कि उसमें जो है ना लिविंग जैसा कुछ वो था नहीं, एब्सेंट था. ऐसे समझ लीजिए. ठीक है, फिर जो है एंटोन वान लीवनहॉक 1674 में जो है क्या किया? उन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल को भी ऑब्जर्व किया. ठीक है, इसको लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया. अब उसमें पाया कि है ना जो बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये इस टाइप से. तो जब है ना, तो इससे पहले तो नॉन लिविंग था. उसके बाद लीवनहॉक ने, ठीक है, लीवनहॉक ने 1674 को क्या किया था? लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो ये चीज़ है. फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में जो है कि इसने क्या किया? सेल को सेल के अंदर का एक डार्क स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. फिर आता है पुरकिंजे 1839 में जो है पुरकिंजे ने क्या किया है ना, उसने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया जो लिविंग कंटेंट्स, ठीक है, ऑफ सेल के लिए यूज होता है. ठीक है, फिर उसके बाद स्लाइडेन एंड स्वान आया. स्लाइडेन एंड स्वान 1838 से 39 के बीच जो है उसने सेल थ्योरी दी. क्या दी? सेल थ्योरी. ठीक है, सेल थ्योरी दी. तो इसमें बताया गया जो स्लाइडेन वो एक बॉटनिस्ट था. ठीक है, उसने कहा कि सभी प्लांट सेल्स जो है क्या होते हैं, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बने होते हैं. ठीक है,
फिर स्वान ने कहा, वो एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल सेल हैं, ठीक है, वो भी एनिमल्स भी किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो ये जो है सेल थ्योरी के अंदर कहा गया है, और इन दोनों ने मिलकर बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, दोनों मिलकर क्या किया, स्लाइडेन एंड स्वान जो है दोनों मिलकर कहा कि ये जो है दोनों क्या है, सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, ये चीज़ है। अब जो है बर्चोव 1855 में, ठीक है, बर्चोव 1855 में उसने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, ठीक है, ओमनिस सेलुलर सेलुला ई सेलुला, ठीक है, क्या दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। यहाँ पर हर सेल जो है पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद जो है सेल थ्योरी, आज के डेट में जो मॉडर्न फॉर्म है सेल थ्योरी का वो क्या है, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। सभी ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, ठीक है। सेल जो है आपका बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शंस है, ठीक है, क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जितने भी सेल्स है वह प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, ठीक है ना। सेल्स के अंदर ही सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन सेल में जो है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जैसे डीएनए और आरएनए होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। तो इस चीज़ को पता रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, किसकी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। अब यहाँ समझिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी क्या क्या टाइप्स है सेल के बेसिस पर। तो पहला है आपका यूनिसेलुलर, कौन है, यूनिसेलुलर, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिजम्स जो है बनता है या बना होता है, उसको हम यूनिसेलुलर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे है आपका बैक्टीरिया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, डोमोनास हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपका यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। क्या क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। ये सब याद रखना है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ये पता रहना चाहिए। यही सिंगल सेल, ठीक है, सभी फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शंस, तो इन्हीं के थ्रू जो है ना क्या होता है, ये जितने भी प्रोसेस है होता है, क्लियर। चाहे रेस्पिरेशन की बात कर लीजिए, न्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, या फिर रिप्रोडक्शन, तो यही सब सेल का जो फंक्शन होता है, क्लियर है। तो ये तो हो गया। दूसरी बात, ये तो यूनिसेलुलर हो गया। अब बात करेंगे मल्टी सेलुलर की, किसकी बात करेंगे, मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो कई सेल मिलकर जो है ऑर्गेनिजम्स बनाता है, क्या बनाता है, कई सेल मिलकर जो है आपका ऑर्गेनिजम्स बनाता है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमंस है, ठीक है, क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, ये सब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग सेल, ठीक है, अलग अलग सेल जो है स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या करता है, अलग अलग सेल का जो है फंक्शंस भी डिफरेंट होता है ना। जैसे मसल सेल्स होता है, तो मसल सेल्स का काम क्या होता है, मूवमेंट करना, ठीक है। नर्व सेल का काम क्या होता है, सिग्नल्स प्रोवाइड करना। तो ये जो जितने सेल्स हैं ना, अलग अलग सेल का फंक्शन जो है आपका अलग अलग होता है, क्लियर है। अब बात करेंगे साइज, शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स की। तो देखिए साइज की अगर बात करें तो सेल का साइज जो है ना वेरी करता है, ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया सेल की अगर बात करें, इसकी साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है, ठीक है। वैसे ही ह्यूमन आरबीसी की बात करेंगे तो 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। इसकी ह्यूमन आरबीसी की
उसी तरह से ऑस्ट्रिच एग की बात करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, जो कि लार्जेस्ट सिंगल सेल है। क्या है? ऑस्ट्रिच जो है आपका 17 सेंटीमीटर लार्जेस्ट सिंगल सेल है। क्लियर है? अब शेप की बात करें तो शेप जो है फंक्शन के हिसाब से शेप अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब जैसा फंक्शन उसके हिसाब से उसका शेप भी होता है। क्लियर है? जैसे बात करेंगे, जैसे आरबीसी की बात करते हैं। ठीक है, इसकी आरबीसी की, तो देखिए आरबीसी में जो है क्या होता है, आरबीसी जो है जो सर्कुलर और बाइकॉनकेव होता है। क्या होता है? आरबीसी सर्कुलर और बाइकॉनकेव होता है, जिसके वजह से क्या होता है, गैस ट्रांसपोर्ट के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये आरबीसी यानी सर्कुलर और बाइकॉनकेव कह सकते हो, और ये जो है गैस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, या फंक्शंस उसको समझ लीजिए ऐसे फंक्शंस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नर्व सेल होता है। क्या होता है? नर्व सेल। तो नर्व सेल जो है लॉन्ग एक्सटेंशन सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए होता है। ठीक है, नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है? ये तो लॉन्ग एक्सटेंशंस है, और इसकी सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है ना, ठीक है, उसके लिए नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसी तरह से मसल सेल्स की अगर बात करें तो मसल सेल्स, ठीक है, इलोंगेटेड होता है, और ये जो मूवमेंट करते हैं ना आप, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मसल सेल्स। कौन सा सेल? मसल सेल्स। क्लियर है? अब बात करेंगे नंबर की। किसकी? नंबर की। तो देखिए, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सिंगल सेल होता है। उसके बाद होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, 37 ट्रिलियन सेल्स लगभग होते हैं। कितने? 37 ट्रिलियन सेल्स जो है होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर। क्लियर है? चलिए, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, है ना। जैसे पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल आप समझिएगा। प्रो मतलब होता है बिफोर, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है? प्रो मतलब बिफोर, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसको समझिएगा, प्रो का मतलब हो गया बिफोर, ठीक है, और कैरियंस का मतलब हो गया, कैरियन का मतलब हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ समझिए, ठीक है, मतलब प्रो मतलब बिफोर, और कैरियन मतलब, ठीक है, कैरियन का मतलब हो गया आपका क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर है? अब इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है क्या होता है? ऑब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस जो है ऑब्सेंट होता है, सिर्फ न्यूक्लियाइड डीएनए रीजन में होता है। क्लियर है? डीएनए रीजन में ये जो है न्यूक्लियाइड आपको पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूक्लियाइड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन न्यूक्लियस जो है ऑब्सेंट होता है। ठीक है, ये है। अब देखिए, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन algae कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेल वाल को। तो सेल वाल जो है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वाल प्रेजेंट होता है, और मोस्टली क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकेन के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होता है। ठीक है, जैसे डीएनए की बात कर ले, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है ना। तो इस टाइप से फिर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और वो भी किस टाइप का? 70S टाइप का। ठीक है, राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है 70S टाइप के। ठीक है, अब बात करते दूसरा टाइप यूकैरियोटिक सेल की। किसकी? यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, अब समझिए इसको। यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब होता है, यू मतलब होता है क्या? ट्रू। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियन मतलब मैंने समझा ही दिया, क्या है? कैरियन का मतलब हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस।
अब समझिए इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ट्रू होता है, इसका मतलब है वेल डिफाइंड होता है। क्या होता है, ट्रू। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है आपका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे इसकी फीचर्स की, यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। यहाँ देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल लीनियर, जैसे जेनेटिक मटेरियल लीनियर डीएनए इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स एटीएस टाइप का होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। क्लियर है। तो एक बार फीचर्स फिर से याद रखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, और ये जो है लीनियर होता है, उसमें सर्कुलर था, यहाँ लीनियर है। यहाँ फिर से देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या था, प्रोकैरियोटिक में बताइए क्या था, प्रोकैरियोटिक में जो है आपका सर्कुलर था जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए जो है सर्कुलर डीएनए था, ठीक है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है आपको लीनियर दिखेगा डीएनए, ठीक है, किसमें, क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। यानी कि जो डीएनए है वो लीनियर है क्रोमोसोम्स के अंदर, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है कौन सा टाइप का, 80 टाइप का, 80S टाइप के, ठीक है, 80S टाइप के यह प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है ऑर्गेनल्स जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब होते हैं। क्लियर है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है, दोनों में, तो ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, किसकी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्लियर है। अब देखिए जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स में है ना कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, सभी सेल्स में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड, ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स इन, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो देखिए ये जितने भी ये मैंने एग्जाम्पल बोले हैं, ये अब हम इन्हें डिटेल में एक एक करके समझेंगे वैसे, लेकिन जो है ना कुछ सभी सेल्स में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मैंने पहले भी समझाया है, ठीक है। बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इससे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल के अंदर के कंटेंट और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच बाउंड्री है, क्या है, एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक बाउंड्री का काम करता है, क्या करता है, एक बाउंड्री का काम करता है, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट है उसके बीच का एक बाउंड्री है, ठीक है, तो उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं। अब यहाँ पे एक आता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, क्या है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, जो सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर या फिर बाहर जाने का परमिशन देता है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, क्या है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, समझे। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की, क्या है, स्ट्रक्चर की, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से सिंगर और निकोलसन 1972 में इसका मॉडल दिया था, और ये इसके हिसाब से जो है डबल लेयर ऑफ क्या है, फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि लिपिड बाइलेयर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड बाइलेयर्स, क्या है, लिपिड बाइलेयर्स, ठीक है, एम्बेडेड प्रोटीन्स एंड इंटीग्रेटेड, और क्या है, पेरीफेरल होता है, क्या होता है, इंटीग्रल और पेरीफेरल होते हैं,
फिर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी स्टेबिलिटी के लिए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑफ मटेरियल्स, तो इसकी फंक्शंस की, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो देखिए सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सेलेक्ट करके भेजता है, किसको जाने देता है, किसको नहीं, ठीक है। उसके बाद सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, क्या है, सेल कम्युनिकेशन के लिए और सिग्नल के लिए जो है यूजफुल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये प्रोवाइड करता है सेफ एंड प्रोटेक्शन, ऑब्वियस ही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या अगर सेफ प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन भी। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस एलो करती है ना, बल्क ट्रांसपोर्ट के मामले में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एलो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर बात करेंगे सेल वॉल की, किसकी, दूसरा है आपका सेल वॉल, सेल वॉल की, ठीक है। सेल वॉल जो है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब सेल वॉल जो है प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेल वॉल जो है प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। सेल वॉल किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड कवरिंग होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड कवरिंग होती है। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, प्लांट्स में सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई में चिटिन से बनी होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है, प्लांट्स के अंदर किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। फंजाई के अंदर किससे बनी होती है, चिटिन से। बैक्टीरिया के अंदर किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से, याद रखिएगा, ठीक है। 100% यहाँ से जो है ना क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे ऐसे टर्म जो है ना याद रखना है, ठीक है। तो प्लांट्स में एक बार फिर से याद कीजिए, प्लांट्स में सेल वॉल किससे, सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई में चिटिन से, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे सेल वॉल की फंक्शन की, किसकी, इसकी फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस जो है शेप प्रोवाइड करेगा और रिजिडिटी देगा, क्या देगा, शेप प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी देगा, ठीक है। फिर जो है, क्लियर है। दूसरी बात, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करती है, किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करती है कौन, सेल वॉल, कौन करती है, सेल वॉल करती है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखिएगा, कंट्रोल करती कौन, सेल वॉल। प्रोटेक्शन देती कौन, ठीक है, जो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है, सेल वॉल, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, किसकी, साइटोप्लाज्म की, किसकी बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म। अब ध्यान रखिएगा, जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, क्या है, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के सेमी फ्लूइड कंटेंट साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के सेमी फ्लूइड कंटेंट क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का सेमी फ्लूइड, देखिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो सेमी फ्लूइड कंटेंट होता है ना उसको कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का सेमी फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर है। अब ये जो है सिस्टोसोल और ऑर्गेनल्स के मिक्सचर है, ठीक है। क्या है, साइटोप्लाज्म जो है आपका सिटोसोल और ऑर्गेनल्स दोनों के मिक्सचर है, क्या है, दोनों के मिक्सचर है। सिटोसोल और ऑर्गेनल्स के मिक्सचर को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, साइटोसोल और ऑर्गेनल्स को मिला के साइटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस की, किसकी, फंक्शन की। तो देखिए जो साइटोप्लाज्म है ना,
सेल के अंदर सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का साइट है। क्या है? सेल के अंदर सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है, वो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वह साइट है किसका? ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का, ठीक है, साइटोप्लाज्म। क्लियर है? अब दूसरी बात, ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करता है, जो ऑर्गेनल्स है ना उसको सपोर्ट करता है। तीसरी बात, जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडियम के जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ ली, एक तरह का क्या है? मीडियम है। क्या है? एक तरह का मीडियम है जो कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ साइटोप्लाज्म ध्यान रखना है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट मीडियम के जैसे काम करता, मतलब एक होता है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, उसके तरह ही काम करता साइटोप्लाज्म। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, साइटोप्लाज्म के जो है उसी के अंदर जो है जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वहीं साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एक तरह से कह सकते हैं दिस इज द साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज द साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है? फिर ऑर्गेनल्स जो है उसको सपोर्ट करता है। क्या करता है? ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट मीडियम के जैसे काम करता है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस की। अब यहाँ समझिएगा, न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। क्या है? डबल बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है, बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना? अब इसमें जो है डीएनए, जिसको हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जिसको हम डीएनए को क्या कहते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की फंक्शन की। ठीक है, या फिर पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। तो देखिए, न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप है ना, यहाँ समझिएगा, डबल मेम्ब्रेन जिसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन जिसमें पोर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, जो उसके अंदर जो है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसी के अंदर क्रोमेटिन होता है, जो कि डीएनए और प्रोटीन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्रोमेटिन जो है डीएनए और प्रोटीन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं आप कि जो क्रोमेटिन है वह डीएनए और प्रोटीन से बनता है। ठीक है, क्या है? डीएनए और प्रोटीन से बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है ई क्रोमेटिन होता है। क्या होता है? ई क्रोमेटिक, EU। देखिए, थोड़ा सा बायोलॉजी में ना स्पेलिंग वर्ड जो है लंबा लंबा होता है। ठीक है, तो स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, EU क्रोमेटिन, CHROMATIN, क्रोमेटिन, ये है ई क्रोमेटिन। ई क्रोमेटिन का मतलब हो गया कि जो लाइटली स्ट्रेंड होता है। क्या होता है? लाइटली स्ट्रेंड होता है, और एक्टिव डीएनए होता है। क्या होता है? एक्टिव डीएनए होता है। तो इसको हम कहते हैं यू क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? यू क्रोमेटिन। क्लियर है? जो एक्टिव डीएनए हो और लाइटली स्ट्रेंड हो, STAINed, स्टेंड हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन आप समझिएगा, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है ना,
हेट्रोक्रोमेटिन जो डार्क स्ट्रैंड होता है, क्या होता है, डार्क स्ट्रैंड होता है और इनएक्टिव डीएनए होता है। डार्क स्ट्रैंड और इनएक्टिव डीएनए होता है, उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन जो डार्क स्ट्रैंड होता है और इनएक्टिव डीएनए होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस जिसके अंदर जो राइबोसोम सिंथेसिस का साइट है। न्यूक्लियोलस क्या है, समझिए यहाँ पर न्यूक्लियोलस जो कि क्या है आपका, न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम सिंथेसिस का साइट है। मतलब इसका मतलब है न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है, राइबोसोम बनता है। क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। अब इसकी फंक्शंस की अगर बात करें, किसकी फंक्शंस, न्यूक्लियस की, तो देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, फिर सेल डिवीजन जो है रेगुलेट करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन रेगुलेट करता है। ठीक है, क्या करता है, सेल डिवीजन रेगुलेट करता है। उसके बाद जो है न्यूक्लियस जो है प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करता है एमआरएनए बनाकर। क्या बनाकर, एमआरएनए बनाकर प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये 3 फंक्शंस आपको पता रहना चाहिए। अब बात करेंगे ऑर्गेनल्स की। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ समझिएगा जो सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, ये आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। किसके अंदर, सेल ऑर्गेनल्स जो है यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा इसके अंदर जो है एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखिए इंडोप्लाज्मिक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ER। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, ठीक है, नेटवर्क है किस चीज़ का, मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स, याद हो गया। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। एक है RER, ठीक है, और दूसरा है SER। RER का मतलब हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो RER है, ठीक है, राइबोसोम्स अटैच्ड रहता है। इससे क्या रहता है, राइबोसोम अटैच्ड रहता है। ठीक है, और यही इसी की वजह से वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, राइबोसोम अटैच रहता है जिसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होता है। यहाँ पर कोई राइबोसोम्स नहीं होता है और लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन जो है यहाँ पर होता है। क्लियर है, क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन, ये चीज़ें। अब देखिए राइबोसोम जो है, समझिएगा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी एक तरह से कह सकते हैं। राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, मशीनरी। राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ठीक है, और यहाँ जो है नॉन मेम्ब्रेनियस है, ये है क्या है, नॉन मेम्ब्रेनियस है। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन जो है नहीं है। और किससे बना होता है, राइबोसोम जो है आपका RNA से बना होता है, साथ में प्रोटीन, मतलब RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम्स। ठीक है, RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम्स। क्लियर है। अब देखिए प्रोकैरियोट्स में 70S पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में जो है आपको 80S पाया जाता है। ठीक है, क्या है, 80S होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की।
किसकी बात करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया समझिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है। इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड होता है किसमें? इनटू क्रिस्टा। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है वह क्रिस्टा में फोल्डेड होता है। किस में होता है? क्रिस्टा में फोल्डेड होता है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ओन डीएनए। क्या होता है? इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स। और ये जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। तो इस चीज़ को समझिएगा। फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो ये जो है एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोडक्शंस का काम करती है। क्या करती है? एनर्जी प्रोडक्शंस का काम करती है। किसके द्वारा? बाय सेलुलर रिस्पिरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? बाय सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू जो है एटीपी प्रोडक्शन करती है। मतलब एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक तरह का एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए फटाफट। अब बात करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? गोल्जी ऑपरेटर्स की। अब समझिएगा। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स जो है, गोल्जी ऑपरेटर्स जो है, ठीक है, इसकी डिस्कवरी जो है आपको कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब किया था? 1898 में। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये क्या होता? फ्लैटेंड होता है और स्टैक्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक्स जैसे होता है। ठीक है, किसके जैसे? स्टैक्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक्स जैसे, जिसको हम सिस्टर्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्ना। स्पेलिंग याद रखिएगा, CISTERNAE, सिस्टर्ना। ठीक है, सिस्टर्ना। तो याद रखिए, कई बार सिस्टर्ना डायरेक्ट पूछ लेगा तो पता होना चाहिए। ये जो स्टैक्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, स्टैक्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड, ठीक है, सेक्स, ठीक है, SACS, सेक्स। ठीक है, ये है। अब यहाँ देखिए पोजीशन की अगर बात करें, ये जो है नियर न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियस के पास होता है और इंडोप्लाज्मिक, नियर न्यूक्लियस एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है ना। अब बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ गोल्जी की। तो देखिए सिस फेस दैट इज द फॉर्मिंग फेस। क्या है? सिस फेस दैट इज द फॉर्मिंग फेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। किसके तरफ? इंडोप्लाज्मिक की तरफ होता है, रेटिकुलम की तरफ होता है। ट्रांस फेस, दो फेस है ना इसमें, एक तो है सिस फेस। क्या है? एक है सिस फेस, ठीक है, सिस फेस, और दूसरा है आपका ट्रांस फेस। क्या है? ट्रांस फेस। समझिए यहाँ पर सिस फेस एंड ट्रांस फेस। ठीक है, तो सिस फेस जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, और ट्रांस फेस जो है जिसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, किसके तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है ट्रांस फेस। क्लियर है? अब याद नहीं रहेगा तो सिस छोटा है तो ER की तरफ, ठीक है, और ट्रांस थोड़ा सा बड़ा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की, गोल्जी की। ठीक है, तो देखिए गोल्जी जो ऑपरेटर्स है ना, ये क्या करता है समझिएगा, है ना, प्रोटीन्स दैट इज क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड्स जो कि देखिए कहाँ से, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स बनता है, और लिपिड्स जो है बनता है आपको, ठीक है, कहाँ से, SER से। अब देखिए इसको क्या करता है, यानी कि RER प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, RER, और क्या कहते हैं, RER मतलब समझ गए ना, प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा RER के थ्रू, और SER जो है आपको लिपिड्स, इसके थ्रू जो है
लिपिड्स को मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। फिर सॉर्ट एंड पैकेज क्या करता है। ये चीज़ गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गोल्जी वेसिकल्स सेक्रेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर गोल्जी वेसिकल्स है, वो उसका काम जो है आपका किसके लिए, सेक्रेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर यहीं पर जो है क्या बनता है, लाइसोजोम बनता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम्स, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर जो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल मटेरियल, जैसे प्रैक्टिन हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ जो है आपको कहाँ, सेल वाल फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल मटेरियल। तो सेल वाल मटेरियल क्या क्या है, पैक्टिन, हेमी सेलुलोज, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लाइसोजोम की। किसकी बात करेंगे, लाइसोजोम की। अब समझिए लाइसोजोम, ठीक है, लाइसोजोम। अब यहाँ समझिए, इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोजोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। अब ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स होता है, जिसके अंदर जो है क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। तो देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल जो होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, जो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। HE लिख दो, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम कंटेन करता है, ठीक है। क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स कंटेन करता है। और यहाँ से इसमें हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे एक होता है प्रोटीज, दूसरा है लिपेज, तीसरा है न्यूक्लिएज, ठीक है। प्रोटीज, ठीक है, लिपेज, न्यूक्लिएज, ये अलग अलग इंजाइम्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन की अगर बात करें गोल्जी ऑपरेटर्स की, तो ये जो है ओरिजिन गोल्जी ऑपरेटर्स से आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। कहाँ, लाइसोजोम कहाँ से आता है, गोल्जी ऑपरेटर्स से आता है। कहाँ से आता है, गोल्जी ऑपरेटर्स से लाइसोजोम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है लाइसोजोम की फंक्शन नाम से पता चल गया होगा, ठीक है, जैसे हमने समझाया। तो इसको कहते हैं एक तरह से डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसको डाइजेस्ट करता है। फिर ऑटोफेगी भी होता है। क्या होता है, ऑटोफेगी। अब इसका मतलब हम समझाएंगे अभी। ऑटोफेगी भी होता है। ऑटोफेगी जो होता है, अब समझिएगा, ऑटोफेगी मतलब हो गया कि क्या करता है, डैमेज ऑर्गेनल्स को तोड़कर रिसाइकल करता है। जो भी डैमेज ऑर्गेनल्स है ना, उसको तोड़ देता है, फिर उसको रिसाइकल करता है, ठीक है। क्या करता है, रिसाइकल करता है लाइसोजोम, ठीक है। फिर ऑटोलाइसिस मतलब पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको हम सेल डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल डेथ कहते हैं। तो ये है ऑटोलाइसिस। क्या है, ऑटोलाइसिस। समझे कि नहीं समझे, ऑटोलाइसिस, ठीक है, ऑटोलाइसिस, ठीक है। ये हो गया लाइसोजोम की फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे वैक्यूल्स की, ठीक है। किसकी, वैक्यूल्स की। अब समझिए यहाँ पर वैक्यूल्स जो है, ये एक तरह का क्या है, फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, याद रहेगा। वैक्यूल्स क्या है, फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, क्या है, मेम्ब्रेन है ना। मेम्ब्रेन जो है एक तरह से कह सकते हैं टोनोप्लास्ट। क्या है, टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन क्या है, टोनोप्लास्ट। अब देखिए क्या कंटेंट करता है, तो सेल सैप होता है इसके पास। किसके पास,
वैक्यूल्स के पास सेल सैप होता है। क्या होता है? सेल सैप। और देखिए सेल सैप का मतलब है जिसके अंदर, ठीक है, वाटर, ठीक है, आयंस, ठीक है, शुगर, फिर अमीनो एसिड, ठीक है, या फिर पिगमेंट्स, ये सब सेल सैप के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी है, तो ये जो है वाटर भी कंटेन करता है, आयंस भी होता है, शुगर्स भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है और पिगमेंट्स भी होते हैं। तो वैक्यूल्स के पास ये सारे चीज़ होते हैं। क्लियर है? तो बात करेंगे फंक्शंस की। तो वैक्यूल्स की फंक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ जो है जो वैक्यूल्स है, ठीक है, क्या है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को स्टोरेज करके रखता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल जो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है, और अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, समझे, अप टू 90% वॉल्यूम जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल बड़ा होता है, और जो वैक्यूल होता है वो प्रोवाइड करता है टर्गर प्रेशर को। क्या करता है? टर्गर प्रेशर को प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं ना, रिजिड होते हैं, क्या होते हैं, टफ होते हैं, रिजिडिटी होता है। ठीक है, क्या होता है? रिजिडिटी होता है। तो ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इन प्रोटोजोआ के अंदर अगर बात करें तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशंस का काम करता है। क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। फिर फूड वैक्यूल होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझा दें। ठीक है, एक है क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद फूड वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल जो होता है डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, फूड वैक्यूल जो है डाइजेशन, ये चीज़ है, तो ये यहाँ याद रखना है। फिर देखिए हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की, है ना, जो कि प्लांट सेल के अंदर होता है। किसके अंदर? केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिड। ठीक है, किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे प्लास्टिड की। ठीक है, क्या है? प्लास्टिड। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, ये जो है केवल और केवल ओनली इन प्लांट सेल, केवल कहाँ होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और जो प्लास्टिड है, ठीक है, प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है, और इसके पास अपना डीएनए होता है। क्या होता है? अपना डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स भी। क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम्स होता है। डीएनए एंड राइबोसोम्स, क्या होता है? डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। ठीक है, अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है, पता है? ठीक है, तो प्लास्टिड का ध्यान रखना है। क्या होता? केवल प्लांट में होता है, और इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ठीक है, क्या होता? अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है प्लास्टिड के पास। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड के जो है अलग अलग टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स है यहाँ समझिएगा। तो पहला तो है क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, दूसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट। देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में भी बस, सॉरी, क्या है, क्या हो गया, दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा है आपका लीकोप्लास्ट, LEUCO, लीकोप्लास्ट, PLAST, लीकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग का डिफरेंस है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो, CHLOROPLAST। दूसरा है क्रोमो, CHROMO, क्रोमो। ठीक है, और तीसरा है लीकोप्लास्ट। तो लीकोप्लास्ट, LEUCOPLAST, लीकोप्लास्ट। अब समझिएगा, तीनों को अलग अलग समझिए। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, है ना,
और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्या है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। और इसके वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो होता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर्ड। ये जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, येलो पिगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीकोप्लास्ट, तो लीकोप्लास्ट का मतलब हो गया जो कलरलेस हो, ठीक है। और ये जो है स्टोरेज प्लास्टिड्स, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, तो ये सब लीकोप्लास्ट के अंदर आता है, ठीक है। लीकोप्लास्ट, तीनों का मीनिंग समझ गए, ठीक है। अब इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, क्लोरोप्लास्ट की, यहाँ जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर जो है इसमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर स्ट्रोमा, फ्लूइड मैट्रिक्स, है ना, जो कि डीएनए कंटेंस करता है, और राइबोसोम्स एंजाइम्स, ठीक है। क्या है? जो स्ट्रोमा होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? स्ट्रोमा क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होते हैं? राइबोसोम्स, डीएनए और एंजाइम्स होते हैं। फिर थैलाकोइड्स, थैलाकोइड्स जो कि फ्लैटेंड सेक्स क्या बोलते हैं, स्ट्रैक्ट होता है, और ये जो है बाद में कन्वर्ट होता है ग्रेने के अंदर, ग्रेने के अंदर, ठीक है, ग्रेने के अंदर, GRANA, ठीक है। तो मतलब जो फ्लैटेंड सेक्स स्ट्रैक्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेने के अंदर, ठीक है। फिर अगर एक क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन की बात करो, ठीक है, ठीक है, हाँ, क्लोरोप्लास्ट का लीजिए या फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक की अगर इसकी फंक्शंस की बात करेंगे, तो फंक्शन जो है आपको दिख जाएगा कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन इन थैलाकोइड, है ना, जो लाइट रिएक्शन होता है वो थैलाकोइड के अंदर ही होता है। फिर डार्क रिएक्शन जो होता है आपको स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। लाइट रिएक्शन किस में? थैलाकोइड के अंदर, और डार्क रिएक्शन किस में? स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद साइटोस्केलेटन की बात करेंगे, किसकी? साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन की बात करेंगे, स्केलेटन, किसकी बात करेंगे? साइटोस्केलेटन की बात करेंगे, ठीक है, साइटोस्केलेटन। अब यहाँ समझिएगा नेटवर्क, साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन जो है तो आपका नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स है, क्या है? और ये किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जो साइटोस्केलेटन है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। और ये जो है एक तरह का नेटवर्क है, किसका? प्रोटीन फिलामेंट का, नेटवर्क ऑफ, ठीक है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन फिलामेंट, PF लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट है, ठीक है, किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद साइटोस्केलेटन की अगर कंपोनेंट्स की अगर बात करोगे, ठीक है, किसकी? कंपोनेंट्स की। यहाँ क्या क्या कंपोनेंट्स है समझिएगा, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स है समझिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन है, क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है। माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन प्रोटीन है, क्या है? एक्टिन प्रोटीन। उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तो ये जो इसकी साइटोस्केलेटन की जो कंपोनेंट्स है वो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, और माइक्रोफिलामेंट जो है एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो ये प्रोवाइड करता है क्या? शेप और मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है? शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइटोस्केलेटन। क्लियर है? साइटोस्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है? शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात,
ये जो है किस में इन्वॉल्व होता है, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में जो है इन्वॉल्व होता है। किस लिए, ताकि जो है बेसिकल मूवमेंट हो पाए, इसलिए ताकि बेसिकल मूवमेंट हो पाए। तो एक तरह से कह सकते हैं जो साइटोस्केलेटन है वह आपका बेसिकल मूवमेंट्स करने में जो है हेल्प करता है, ठीक है, या उसमें इन्वॉल्व होता है। ये एक तरह का क्या है, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट है, मतलब अंदर ही अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, बेसिकल मूवमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है साइटोस्केलेटन जो है हेल्प करता है सेल डिवीजन में, किसमें, सेल डिवीजन में जो है आपका हेल्प करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, क्या करता है, सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करता है। उसके बाद जो है जो मोटिलिटी होता है ना, ये बेसिस है किसका, मोटिलिटी का, किसका, साइटोस्केलेटन इज द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, जिसमें हम सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोटिलिटी, मोटाइल से मोटिलिटी बना है। तो मोटाइल का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट, मोटाइल का मतलब मूवमेंट, जो मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो जिसमें जो है सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट होता है, ठीक है। तो एक तरह से सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट में जो है साइटोस्केलेटन का रोल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं जो सीलिया एंड फ्लैजिला है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ फ्रॉम सेल सरफेस, जो सेल सरफेस होता है वहाँ से जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर आउट ग्रोथ होता है, क्या होता है, आउट ग्रोथ, बाहर की तरफ जो है उसकी ग्रोथ होती है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर जो है 9+2 अरेंजमेंट में होता है, किस में होता है, 9+2 अरेंजमेंट में होता है, किसका, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम ऑक्सोनिम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सोनिम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सोनिम, AXO, ठीक है, ऑक्सो NEME, ठीक है, और एक्सोनिम, ठीक है, एक्सोनिम, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर जो है 9+2 अरेंजमेंट में होता है, माइक्रोट्यूबल्स, एक्सोनिम जिसको कहते हैं, ठीक है। सीलिया, ठीक है, सीलिया जो है शॉर्ट न्यूमरस मूवमेंट इन प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर क्लीनिंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, क्लीनिंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद जो फ्लैजिला जो कि काफ़ी लंबे होते हैं, और फ्यूअर जो है इसकी मूवमेंट इन स्पर्म्स यूग्लिना, ठीक है। तो ये एक तरह से जो है फ्लैजिला जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, फ्यू और कम होते हैं, ठीक है, लॉन्ग होते हैं लेकिन कम होते हैं, नंबर में कम होते हैं। और ये जो है आपको देखने को मिलेगा जैसे स्पर्म मूवमेंट करता होता है, ठीक है, तो उसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर यूग्लिना होता है ना, तो ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। फिर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइल्स की बात करेंगे, किसकी, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइल्स, ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइल्स, ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइल्स। अब यहाँ समझिएगा, फाउंड ये किस में होता है, एनिमल सेल के अंदर जो है, ठीक है, ये आपको जो है एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगा, किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है, ठीक है, अब्सेंट होता है हायर प्लांट्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेंट्रोसोम और एंड सेंट्रोइल्स, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है 2 परपेंडिकुलर सेंट्रोइल्स जो कि सराउंडेड होते किसके, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के द्वारा, किसके द्वारा, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के द्वारा जो आपका सराउंडेड होता है, ये ध्यान रखना, सेंट्रोइल्स, ठीक है। फिर जो फंक्शंस की अगर बात करें सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइल्स के, तो ये जो है फॉर्म्स ऑफ स्पिंडल अपैरेटस होता है किस टाइम में, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, क्लियर है। अब जो है हम बात करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है।
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेलुलोज, है ना, और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये अलग अलग फॉर्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और वही चीज़ जो है आपका एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। वैक्यूल जो है लार्ज होते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। वैक्यूल जो है प्लांट सेल के अंदर लार्ज होते हैं और एनिमल सेल के अंदर जो है आपका छोटा स्मॉल होता है। और टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं। लाइसोसोम जो है ये क्या है, रेयर आपको देखने को मिलेगा प्लांट सेल के अंदर, लेकिन आपको एनिमल सेल में प्रेजेंट दिखाई देगा, ठीक है। लाइसोसोम जो है आपको प्लांट सेल के अंदर नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो बहुत रेयर दिखेगा, और ये जो है आपको एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट दिखेगा, ठीक है। शेप की अगर बात करें तो प्लांट सेल में जो है या प्लांट सेल उसकी शेप जो है फिक्स होती है, रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। और इसमें एनिमल सेल में जो है वेरिएबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, और राउंड और इरेगुलर होते हैं। फिर सेंट्रोसोम की अगर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो है प्लांट सेल के अंदर जो है एब्सेंट होता है, यूजुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल के अंदर यूजुअली एब्सेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। और बात करेंगे न्यूट्रिशन की, तो प्लांट सेल जो है मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है, जिसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना खाना प्रिपेयर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये चीज़ आपको न्यूट्रिशन का जो है ये हेट्रोट्रॉफ या फिर क्या बोलते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, तो वो उस टाइप जो एनिमल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे सेल साइकिल की। सेल साइकिल, ठीक है, क्या है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है सीक्वेंशियल इवेंट्स है बाय विच सेल ग्रोज, क्या करेगा, सेल जो है ग्रो करेगा, प्रिपेयर एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। तो जो है जैसे एक सेल है इसमें 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, फिर फर्दर ये होता है, फिर फर्दर ये होता है, इस टाइप से डिवीजन होता जाता है, क्लियर है। तो ये जो है सेल साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल जो चलता रहता है, ठीक है, और ये इस तरीके से ये ग्रो होता है और अपना क्या होता है प्रिपेयर करता है, फिर डिवाइड होता है अलग अलग 2 डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। अब इसके अलग अलग फेज होते हैं, तो देखिए फेज की अगर बात करें, ठीक है, फेज की अगर बात करें, पहली बात तो इंटरफेज होता है, क्या होता है इंटरफेज, जो 95% टाइम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात एस फेज, तो इंटरफेज के अंदर अलग अलग फेज है, G1 फेज है, क्या हो G1 फेज है, G1 फेज जिसको हम गैप 1 कहते हैं। G1 फेज का मतलब हो गया गैप 1, जिसके अंदर सेल ग्रोथ होता है, जो RNA है या प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पर होता है। G1 फेज के अंदर ही आपको सेल ग्रोथ दिखाई देगा, RNA और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। G1 फेज याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस RNA सिंथेसिस, ठीक है, वो आपको G1 फेज। फिर एस फेज होता है, दूसरा क्या है एस फेज। एस फेज जो है एक तरह से कह सकते हैं सिंथेसिस, किस चीज़ का, DNA, यहाँ पर जो आपको DNA रेप्लिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्रोमोजोम्स डुप्लीकेशन, ठीक है। फिर G2 फेज होता है, गैप 2 जिसको कहते हैं, यहाँ पर जो है माइटोसिस और क्या कहते हैं माइटोसिस और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्या होता है, मतलब माइटोसिस का प्रिपरेशन G2 फेज में होता है और प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंटरफेज के 3 फेज है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है। G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है, RNA या प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एस फेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोजोम डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज में क्या होता है ना, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर है। उसके बाद आ जाइए एम फेज, जिसको हम मेटाफेज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर हम 2 होता है, जैसे माइटोसिस और मियोसिस, क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। अब देखिए मेटाफेज एक्चुअल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यहाँ जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का क्या होता है एक्चुअल डिवीजन होता है मेटाफेज के अंदर,
किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। क्लियर है। अब बात करते हैं साइटोकिनेसिस की, ठीक है। जहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ना, साइटोकिनेसिस जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, और यहीं पर जो है आपका डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है साइटोकिनेसिस के अंदर, ठीक है। साइटोकिनेसिस के अंदर जो है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, नॉन डिवाइडिंग सेल जो नर्व सेल, कार्डियक मसल सेल्स, ये सब जो है इंटर G0 फेज, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, G0 फेज के अंदर आ जाता है, जो जिस सेल का डिविजन्स नहीं होता है, ठीक है, या फिर नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स क्या है, नर्व सेल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसी वजह से क्या होता है, किसी खोपड़ी में मारते हैं ना, कहते हैं ना कि उसको नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि नर्व सेल जो है ना, वो क्या है, एक तरह से नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। ऐसा एक बार मारेंगे, ब्रेक होगा तो फिर ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है किसी को सिर के पीछे में, और ख़ास करके हेलमेट वगैरह का क्यों लगाने के लिए बोलता है, यही वजह है, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना नॉन डिवाइडिंग सेल्स होता है, अगर एक बार डैमेज हो जाएगा फिर उसका रिपेयर करना या फिर उसका डिवीज़न होना, डिवीजन के थ्रू नया सेल बनना मुश्किल है, नहीं बनता है। इस वजह से अगर एक बार जो है ब्रेन के अंदर अगर चोट लग गया है ना, फिर मुश्किल होता है। क्लियर है। तो यही वजह है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी गाड़ी चलाए या फिर है ना, अपने सिर को बचा के है ना काम करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, ये जो है G0 फेज के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं क्वेसेंट फेज। क्या कहते हैं, क्विसेंट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विसेंट फेज कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब बात करेंगे सेल डिवीजन की, किसकी, सेल डिवीजन। चलिए इसको मिटा देते हैं, सेल डिवीजन। अब समझिएगा इसको, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल्स को डिवीजन के दो मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक है मिटोसिस, दूसरा है मियोसिस। क्या है मियोसिस, ठीक है। मिटोसिस का मतलब हो गया क्या होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जैसे एक सेल है, वो दो बराबर सेल में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा, इस टाइप से डिवीजन होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है। दूसरा है मियोसिस। दूसरा क्या है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब हो गया रिडक्शन डिवीजन, है ना, रिडक्शनल डिवीजन। अब क्यों कहते हैं, तो अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर कोई जो है ना डिवीज़न नहीं होता है। फिर रिडक्शन डिवीज़न ऐसे कर लियो, घटते जाता है उस टाइप। रिडक्शन मतलब रिड्यूस से आया रिडक्शन, वो घटता जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइटोसिस, जिसके अंदर सोमेटिक सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, सोमेटिक सेल डिवीज़न होता है, और ये अकर होता है किसके अंदर, सोमेटिक सेल के अंदर, जिसको हम बॉडी सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है जैसे वन पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल से आपका जो है क्या होता है, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है। क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ समझाया, एक पेरेंट सेल है, इससे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म होगा, ठीक है। फिर ये जो है जैसे क्रोमोजोम्स नंबर रिमेन सेम, ठीक है। क्या होता है, क्रोमोजोम्स है ना, क्या होता है, नंबर रिमेन सेम, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद स्टेज ऑफ मिटोसिस क्या है, क्या क्या स्टेज है समझिए यहाँ पर। तो देखिए स्टेज ऑफ मिटोसिस की अगर बात करें, इसके भी अलग अलग स्टेज है। जैसे प्रोफेज है ना, तो प्रोफेज जो है जिसमें क्रोमेटिन कंडेंस होता है, ठीक है, और कंडेंस होके क्रोमोजोम्स बनाता है, ठीक है ना। क्रोमेटिन कंडेंस होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट, ठीक है, वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन फाइबर जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, ये तो हो गया प्रोफेज। दूसरा है मेटाफेज। क्या है, मेटाफेज। यहाँ पर जो है क्रोमोजोम्स अलाइन होता है किसके साथ, इक्वेटोरियल प्लेट के साथ,
किसके साथ, इक्वेटोरियल प्लेट के साथ। अब स्पिंडल अटैच एट सेंट्रोमेयर, स्पिंडल किससे अटैच रहता है, सेंट्रोमेयर से अटैच रहता है, ठीक है। अब तीसरा है एनाफेज, क्या है तीसरा जो है आपका एनाफेज है, एनाफेज, ठीक है। एनाफेज के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा जो ये कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होता है एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, ठीक है, और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एनाफेज, ठीक है। फिर चौथा है टेलोफेज, क्या है चौथा आपका टेलोफेज है, टेलोफेज, कौन सा फेज, टेलोफेज, ठीक है। तो टेलोफेज के अंदर जो है आपको क्रोमोजोम्स डिकॉन्डेंस होता है, क्या होता है, क्रोमोजोम्स डिकॉन्डेंस होता है, और यहाँ पर जो है न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साइटोकेनेसिस, ठीक है, साइटोकेनेसिस, साइटोकेनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं दो डॉटर सेल में, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, ठीक है, किसमें, दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो ये है साइटोकिनेसिस, ठीक है। उसके बाद जो है मिटोसिस की अगर सिग्निफिकेंस की बात करोगे, यहाँ जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मिटोसिस के अंदर जो है आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, किस चीज़ का है ना, सेल का, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरी बात टिश्यू रिपेयर होता है और रीजनरेशन होता है, क्या होता है, टिश्यू रिपेयर होता है और रीजनरेट होता है, टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेट होता है। फिर यहाँ देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये चीज़ है, तो यह ध्यान रखना है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है मिटोसिस का, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मियोसिस की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, मियोसिस की, MEI मियो, ठीक है, OSIS मियोसिस, ठीक है। मियोसिस जिसको हम गैमेट सेल डिवीजन कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमेट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, गैमेट सेल डिवीजन, ठीक है, गैमेट सेल डिवीजन मियोसिस, ठीक है। अब यहाँ देखिए किसमें अकर्ष होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में जो है अकर्ष होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल में जो है आपका होता है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जिसको हम जर्म सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको 2 सक्सेसिव डिवीजन मिलेगा, क्या है, 2 सक्सेसिव डिवीजन होगा, 2 सक्सेसिव डिवीजन होगा, जिसके अंदर जो 4 डॉटर सेल्स बनेगा, 4 डॉटर सेल बनेगा, कितने, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, क्लियर है, कितने बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है ना, अब यहीं पर जो 4 डॉटर सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर जो है क्रोमोजोम्स जो है, क्रोमोजोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, क्रोमोजोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड, क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद जो है तो हाफ होगा तो हैप्लॉइड हो जाएगा, हाफ होगा तो हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलग अलग फेज है, मियोसिस के भी अलग अलग फेज है, फेज ऑफ मियोसिस, फेज ऑफ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस, 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 ठीक है, फेज ऑफ मियोसिस। अब देखिए क्या क्या फेज है, तो देखिए फेज 1 मियोसिस 1 की बात करेंगे, यहाँ पर जो है ना रिडक्शनल डिवीजन है, क्या है, मियोसिस 1, M1 लिख देता हूँ, यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन है, RD लिख देता हूँ, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज 1 जो कि लॉन्गेस्ट क्रॉसिंग ओवर अकर्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। दूसरी बात मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, ठीक है। अब यहाँ पर मेटाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोजोम्स अलाइन होते हैं, क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स अलाइन होते हैं। एनाफेज के अंदर जो है, जो एनाफेज 1 है, ठीक है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम्स सेपरेट होते हैं, क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स सेपरेट होते हैं, क्लियर है। फिर जो है टेलोफेज 1,
ठीक है। टेलोफेज 1 जो है जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। मियोसिस सेकेंड, अगर मियोसिस सेकेंड की बात करें, ठीक है, क्या है? मियोसिस सेकेंड की अगर बात करें, यहाँ पर जो आपको इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। क्या होता है? इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है? इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, ये जो है लगभग मियोसिस सेकेंड, ये जो सिमिलर है किसके? मिटोसिस के। ठीक है, जहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होता है। क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनता है। क्या होता है? 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनता है। क्लियर है? अब इसकी मियोसिस की अगर सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस तो क्या क्या है बताइए? जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? जेनेटिक वेरिएशन जो है ना, आपको जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू क्रॉसिंग। ठीक है ना, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसके वजह से जो है जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है ना, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर इन स्पेसिस। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स नंबर है उसकी मेंटेनेंस किसके अंदर? स्पेसिस के अंदर, है ना। ये किसके वजह से? मियोसिस की वजह से ही होता है। ठीक है, फिर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, जैसे स्पर्म बनता है, एग बनता है, पोलन, ये सब चीज़ें, तो इसकी प्रोडक्शन जो है मियोसिस की वजह से होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस याद रखना है। क्लियर है? तो बात करेंगे कंपैरिजन की, मिटोसिस वर्सेस मियोसिस में क्या कंपैरिजन है, तो इसको समझिएगा। मियोसिस एंड मिटोसिस में क्या है कंपैरिजन है। तो देखिए, ये जो है आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? सोमेटिक सेल के अंदर मिटोसिस होता है, और मियोसिस जो है जर्म सेल जो होता है, क्या है? जर्म सेल, वहाँ आपको मियोसिस होगा। फिर डिविजन्स की अगर बात करें, तो जो सोमेटिक सेल है, ठीक है, यहाँ पर जो है 1 डिविजन्स देखने को मिलेगा, लेकिन मियोसिस के अंदर 2 डिविजन्स देखने को मिलेगा। क्या है? 2 डिविजन्स। डॉटर सेल की अगर बात करें, तो यहाँ जो है 2 डॉटर सेल्स बनते हैं मिटोसिस के अंदर, और मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल बनता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर की अगर बात करें तो सेम एज पेरेंट, है ना, इसी वजह से इसको डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड, समझे। और ये जो है मतलब जितना रहता है तो उतना ही जो है बन जाता है। ठीक है, तो सेम एज डिप्लॉइड। ठीक है, डाइप्लॉइड। ठीक है, हाफ ऑफ द, उसके बाद मियोसिस में जो हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ पेरेंट, डिप्लॉइड हैप्लॉइड। क्या होता है? पहले डिप्लॉइड रहता है, फिर हैप्लॉइड बन जाता है। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरेंट। अब जेनेटिक वेरिएशन की अगर बात करें, तो मिटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन मियोसिस के अंदर जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। फंक्शंस की अगर बात करें, तो मिटोसिस के अंदर जो है ग्रोथ, रिपेयर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब मिटोसिस के अंदर देखने को मिलता है। मियोसिस के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको मियोसिस के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। मियोसिस एंड मिटोसिस की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मिटोसिस एंड मियोसिस।